वेलकम स्टूडेंट। काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आपने मेरा पिछले वीडियो में किए थे कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम करवाए, उसमें जितना भी क्वेश्चन आंसर्स है मैथमेटिक्स है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है आपका फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का, जो चैप्टर 9 है, तो इधर मैंने उसको मॉड्यूल वाइज अरेंज किया है। जैसे पहले फर्स्ट लॉ के ऊपर जितना था, देन सेकेंड लॉ के ऊपर, देन थर्ड लॉ के ऊपर, देन फाइनली इक्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। तो जो भी है, शायद नंबर मिसमैच हो सकता है, मेरे इस क्वेश्चन नंबर पे मत जाओ, लेकिन आप जब ये सारे सॉल्व हम करेंगे, आपका जो एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस है सब हो जाएगा इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया? ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज, ए बाइसाइकिल एंड ए ट्रेन, ए 5 rupee coin and 1 rupee coin. See, the answer should be like that. Mass of a body is the measure of its inertia. ये तो हमको मालूम है, जिसका जितना भी मास है उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया है। सो मोर द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। सो कीपिंग दिस इन माइंड, तो फर्स्ट होगा क्या? स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया, ट्रेन हैज़, द फर्स्ट में ये रबर बॉल और स्टोन के बीच स्टोन हैज़ मोर इनर्शिया, बाइसाइकिल एंड ट्रेन के बीच ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया, 5 rupees coin and 1 rupees coin में 5 rupees coin has more inertia. Now go to the second question. In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. A football player kicks a football to another player of his team who kick the ball towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the ball and kick it towards a player of his own team. Also identify agent supplying the force in each cases. तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। बहुत सारा इसमें फोर्स अप्लाई हुआ है, एंड फोर्स अप्लाई होगा तो वेलोसिटी चेंजेस तो जरूर होगा। द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल चेंजेस 4 times. First time the velocity changes when the player applies force to kick the ball towards another player of his team. तो एक बार हो गया। Second time the velocity changes when the other player kick the ball towards the goal. Third time the velocity changes when the goalkeeper collects the ball by applying force in the direction opposite to the direction of the motion of the ball. And fourth, the velocity changes when the goalkeeper kicks the ball towards the player of his own team by applying force. तो 4 बार हमने देखा कि ये जो जितना भी क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिया हुआ था, जो पैराग्राफ, उसमें 4 बार फोर्स चेंजेस हुआ है एंड 4 बार उसका वेलोसिटी चेंजेस हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द leaves may get detached from the tree if we vigorously shake its branch. Very good question. When the branch is suddenly sent in motion, the leaves attached to tends to continue their state of rest because of inertia of rest. It generates a lot of strain at the junction of leaves and the branch. Because of this strain, some leaves get detached from the branch. So that should be the good and small answer of that question. Now question number 4. Why do you fall in the forward direction when moving bus applies brakes to stop the fall backward when it accelerates from rest? The answer should be the bus and the person in it are in the state of motion because the application of brakes.
When the brakes are suddenly applied, the bus comes to state of rest, but the passengers tends to continue in the state of motion because of inertia of motion. Therefore, they fall in forward direction. ये मैंने जब इनर्शिया पढ़ाया था, मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने एक्सप्लेन किए थे कि जब हम बस में खड़ा रहते हैं, हमारा जो फिट है वो बस के साथ लगा रहते हैं, तो बस इनिशियली में रेस्ट कंडीशन में है तो हमारा पूरा बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। इफ बस ने सर्टेनली उसको अगर रनिंग कंडीशन में आ गया तो पूरा बॉडी रनिंग कंडीशन में आ जाता है। अभी हमारा बॉडी भी बस के साथ इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया। अभी सडनली अगर ब्रेक अप्लाई करेगा तो हमारा जो पैर है वो रेस्ट में आ जाएगा तुरंत ब्रेक अप्लाई करते करते, बट हमारा जो कमर से जंक्शन है वो ऊपर वाला हिस्सा जो ऑलवेज मोशन में रहना चाहता है वो ब्रेक करने से आगे की तरफ हम झुक जाएंगे। सो कन्वर्सली व्हेन द बस इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट द पैसेंजर इन इट हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो मैं पहले बता रहा था। व्हेन द बस एक्सीलरेट्स सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू कंटिन्यू इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट एंड हेंस are left behind relative to the position of bus. Therefore, the fall in the backward direction. So, very good question and very good answer. Now, the question number 5. If action is always equal to reaction, explain how a horse can pull a cart. Very good question. When a horse, देखो जनरली में क्या लगेगा कि हॉर्स जितना फोर्स पुल कार्ट को दे रहा है उतना ही फोर्स तो कार्ट भी हॉर्स को दे रहा है, तो फिर ये बैलेंस फोर्स हो गया एंड ये नेट फोर्स विल बी जीरो। बट देखो बैलेंस फोर्स का जो कंडीशन है वो थोड़ा एक बार सोचो, बैलेंस फोर्स का जो कंडीशन है उसको एक बार सोचो। बैलेंस फोर्स तभी होगा जब ये जो फोर्स जो अप्लाई होगा, एक के अधिक भी फोर्स अप्लाई हो सकता है, वो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब एक ही लाइन पे एक्शन हो या इक्वल एंड ऑपोजिट हो तो तभी जाके वो बैलेंस होता है। बट इन केस ऑफ हॉर्स पुलिंग इसमें वैसा नहीं होता है। व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट विथ ए सर्टेन फोर्स देन द कार्ट पुल्स द हॉर्स विथ द सेम फोर्स एंड द सिस्टम ऑफ हॉर्स एंड कार्ट शुड नॉट मूव। बट इफ वी एनालाइसिस द प्रॉब्लम केयरफुली द हॉर्स नॉट अप्लाई फोर्स ऑन द कार्ट but also pushes the earth backward with his feet, and the earth reacts back in this action of horse and pushes it in the forward direction, and the force applied by the horse on the earth is insufficient to move the earth, but the force applied by the earth is sufficient to make the horse to move in forward direction. एक्चुअल में क्या होता है, हॉर्स जो है वो आर्थ सरफेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, वो कार्ट में नहीं, कार्ट तो उसके साथ लगा हुआ है, एंड जो फोर्स आर्थ उसको रिवर्स बैक करता है, जो रिएक्शन देता है, वो रिएक्शन इनफ हॉर्स को भी आगे जाने के लिए और हॉर्स के साथ जो लगा हुआ कार्ट है, कार्ट को भी उसके साथ आगे धकेल के लेके जाने के लिए। सो दिस अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ मेक्स द सिस्टम ऑफ हॉर्स एंड कार्ट टू मूव इन अ फॉरवर्ड direction. Very good question and as good the answer is. तो चलो अभी थोड़ा जो पार्ट बी है उसका जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए हॉर्स पाइप विच इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। ये मैंने तो भाई ऑब्ज़र्व किया है क्योंकि मेरा पिताजी ये फायरमैन है, तो मैं इसके साथ एक बार गए थे इसको उसका ऑफिस में, तो मैंने देखा, मैं तो पकड़ नहीं पाया जब ये फुल स्पीड में हर पाइप से पानी निकलता है, इतना इतना पीछे धकलता है कि मेरे जैसा इकट्ठा कट्टा नौजवान भी इसको पकड़ के नहीं रख सका। क्यों? द आंसर इज वी कैन एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन on the basis of law of conservation of momentum. When a system of the horse and water is not ejecting any water, its momentum is zero.
एग्जैक्टली उसमें कुछ वेलोसिटी नहीं है तो वो तो जीरो ही होगा। वेलोसिटी अगर जीरो है तो मोमेंटम विल बी जीरो। एंड व्हेन द वाटर इशूज आउट फ्रॉम द हॉर्स with a high velocity, it has a momentum in forward direction. Therefore, in order to conserve momentum, the horse tends to move in backward direction and hence is difficult to hold. तो इनिशियली उसमें पानी नहीं आ रहा था, पानी का कोई वेलोसिटी नहीं था, तो उसका मोमेंटम जो था वो जीरो था। अभी हाई स्पीड में अगर पानी निकले तो इतना वेलोसिटी, तो पानी का भी मास होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी उसका जो मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ है, तो मोमेंटम ऑलवेज भी कंजर्व। अगर उसका पहले मोमेंटम जीरो है तो निकलने के बाद जब मोमेंटम तैयार हुआ पानी का तो उसको भी जीरो करना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जितना मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ उतना मोमेंटम रिवर्स डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रिवर्स इज साइन नेगेटिव, तो प्लस एम बी प्लस माइनस एम वी विल बी जीरो। तो नेगेटिव डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम तैयार होगा, जिस वजह से उसको होल्ड करके रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म ए रिफिल ऑफ ए मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द रिपल। एक चीज़ कभी भी कोई मैथ करने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि जितना भी यूनिट इधर गिवन है वो सब एक यूनिट में होना चाहिए, मतलब एक ही सिस्टम में आना चाहिए। प्रेफर सब एसआई यूनिट में आना चाहिए। देखो ये तो केजी है मास, तो ये एसआई यूनिट में ही है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये भी एसआई यूनिट में है, बट मास ऑफ बुलेट इज गिवन इन ग्राम। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, we have to convert it in kg. So initial mass of refill 4 kg, initial velocity of recoil of refill let be v, so initial momentum of the refill 4 into v 4v. Now see, initial mass of bullet 50 gram, now we have to convert it in kg, bring it in SI unit. So 50 by 1000 is equal to 0.05 kg. Now initial velocity of bullet 35 meter per second is given. So initial momentum 0.05 into 35, ये हो गया हमारा initial momentum of bullet. So using the law of conservation of momentum, ये जो दोनों momentum है ये momentum को equal होना है, तो एक momentum of refill is equal to momentum of bullet, तभी जाके ये system conserve होगा। तो 4 into v is equal to 0.5 into 35 and v is equal to 0.5 into 35 by 4. So v will be 0.4375 meter per second. So in that way, very easily by using the concept and law, and one thing, all data should be in same unit, preferable in SI unit, you can calculate the math very easily. Now another, ये तो देखो, two object of masses 100 gram and another 200 gram are moving along the same line and direction with velocity 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide, and after the collision the second object moves with velocity 1.67 meter per second. डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। देखो सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो बड़ा है, तो डेफिनेटली आपको आंसर एक आइडिया आ जाएगा कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी घटेगा, क्योंकि मोमेंटम को तो सेम रहना है। तो चलो उसको एक बार ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक ए जिसका 100 ग्राम वेट है, 2 मीटर पर सेकेंड है। एक बी 200 ग्राम वेट है, 1 मीटर पर सेकेंड है। हमको जो ए वाला का वेलोसिटी निकालना है, 2 वाला का वेलोसिटी दिया हुआ है। तो लेट द 100 ग्राम एंड 200 ग्राम ऑब्जेक्ट ए एंड बी शोन इन द अबव फिगर, इनिशियली मोमेंटम ए इज इक्वल टू 100। देखो इसमें हमने 100 ग्राम को नहीं ले गया एसआई यूनिट केजी में, बिकॉज दोनों ही जो है दोनों ही ग्राम में दिया हुआ है सीजीएस यूनिट में, तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया कि आंसर भी चलो
वेलोसिटी आना है, एंड वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट है, एंड उसका मोमेंटम तो मीटर पर सेकेंड में ही दिया हुआ है। दैट इज़ वाई हमने कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन आप अगर चाहो तो इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। So initial momentum of A 100 into 2 200 gram meter per second, and initial momentum of B again 200 into 1 200 gram meter per second. So total momentum of A and B before collision 200 plus 200 is equal to 400 gram meter per second. Let the velocity of A after collision भी हमने पकड़ लिया, तो मोमेंटम क्या होगा, 100 तो मास है, तो मास तो चेंज होना नहीं है, तो 100 इंटू वी, एंड सेकेंड में द मोमेंटम ऑफ बी 200 इंटू, अभी इसका बढ़ के 1.67 हो गया, तो दैट मीन्स 334 ग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ टोटल मोमेंटम ऑफ ए बी आफ्टर collision is 100 v plus 334. नाउ यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों को इक्वल होना है, तो 100 इंटू वी प्लस 334 इज इक्वल टू 400. So 100 v is equal to 400 minus 334. So v will be 66 by 100 and v is 0.66 मीटर पर सेकेंड। देखो ग्राम ग्राम तो कट गया, इसलिए हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट नहीं किए थे, तो यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इट इज इन एसआई। सो योर आंसर इज करेक्ट। एंड सी, जो मैंने बोला था कि पहले अगर सेकेंड वाला का वेलोसिटी बढ़ता है तो पहले वाला का जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है वो तो घटेगा। देखो इधर आके आंसर घट गया, तो आपका आंसर सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी बेस्ड। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide the reason. The question is no, answer is no. The object will not be able to travel with non-zero velocity because there is net zero external unbalanced force. However, this will apply only on the surface of the earth where forces of gravity and friction always act on the object. If the object is deep space and is completely free from the force of friction and gravitation such that it is moving with a non-zero velocity, then it will continue moving with the same velocity and in same direction. So that is a good answer, good conceptual question also. Now the question 10. When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain why. Very good question of inertia. Initially, the carpet and loose dust in it are in the state of rest. So when the carpet is hit with a stick, it is suddenly set into motion. But the loose dust in it remain in state of rest because of inertia of rest. Thus, in a way, dust is left behind relative to the carpet and hence comes out in air and fallen down by the gravitational force. एकदम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए है। जो डस्ट है वो इनर्शिया रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। कारपेट में हमने स्टिक से बीट किया तो वो तो मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट तो रेस्ट में ही रहना चाहते, तो अलग हो गया कारपेट से और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो नीचे गिर जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन अ रूफ ऑफ बस विथ ए रोप? देखो, लगेज ऑन द टॉप ऑफ द बस इज इन लूज फिक्सचर एंड नॉट ए compact part of the bus. Thus, when the speeding bus brakes suddenly, the luggage continues moving forward because of the inertia of motion and is likely to fall off the bus. Conversely, if a stationary bus accelerates suddenly, the luggage continues in the same state because of the inertia of rest and hence is left behind relatively to bus such that it falls backward. So, to avoid the falling of the luggage, it is tied with a rope.
बच के रखना चाहिए भाई, ऑलवेज। सो नाउ अनदर क्वेश्चन, a batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. After converting a short distance, covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to a stop because, which one is correct answer? The correct answer, the batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. There is a force on the ball opposing the motion, or there is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. The correct answer will be, there is a force on the ball opposing in the motion, and this force is the force of friction between the ball and the surface of the ground. Now come to the another math, and very good math and very important too. A truck start from rest and roll down a hill with a constant acceleration. उसमें constant acceleration था, पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहा था. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Find its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7 metric tons. The mass is given 7 metric tons. 1 metric tons is equal to 1000 kg. So initial velocity of truck is equal to 0. Time is given 20 seconds. Distance covered given 400 meter. Acceleration we does not know. Mass is 7 ton means 7000 kg. Force we does not know. So टाइम इज गिवन. सो डिस्टेंस के साथ डिस्टेंस का दो फॉर्मूला हमको आता है, एक वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs एक, और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर टाइम है दिया हुआ है तो हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर टाइम एब्सेंस है देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग. तो इसमें टाइम है तो we write down our formula, s is equal to ut plus half at square. Now put the value 400, u is 0 तो 0 into 20 plus half a t square means 20 square. So 400 is equal to 200 a. Now a will be 400 by 200 means 2 meter per second. देखो acceleration हमको मिल गया. अभी फोर्स का क्या फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इज गिवन तो फोर्स भी निकल सकता है भाई. तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इज 7000 एंड एक्सीलरेशन वी गॉट 2, तो 14000 न्यूटन विल बी द फोर्स. तो वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट दोज मैथमेटिक्स. Another mathematics is there. A stone of 1 kg is thrown with the velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? So mass of the stone is 1 kg is given. Initial velocity 20 meter per second is given. Final velocity come to the rest means it will be 0. Distance covered by the stone is 50 meter is given. एक्सेलरेशन निकलना है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो फोर्स भी निकल जाएगा क्योंकि मास गिवन है. देखो इसमें टाइम नहीं है तो दूसरा वाला फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a हम यूज करेंगे. तो वी स्क्वायर 0 भी, u 20, एक्सेलरेशन वी डज नॉट नो, एस वी नो, सो माइनस 400 इज इक्वल टू 100a, a इज इक्वल टू माइनस 400 बाई 100 दैट इज माइनस 4. सो ये जो माइनस, दिस माइनस इज सजेस्ट दैट एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, दैट्स मीन रिटार्डेशन. ये क्योंकि ये तो रुक रहा है ना, एक वेलोसिटी से आगे 0 हो रहा है, दैट इज वाई दिस माइनस सजेस्ट दैट इट इज अ रिटार्डेशन. नाउ द फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, मास इज गिवन 1 kg, ए वी गॉट -4, so -4 Newton. This negative sign signifies that force of friction is acting in the direction opposite to the direction of the motion. सो ये माइनस को रखना है भाई, और माइनस को क्यों आया बोल, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट मैथमेटिक्स, दैट इज ए 8000 kg इंजिन पुल ए ट्रेन ऑफ 5 wagons. Each of
2000 kg along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train and the force of a wagon 1 on wagon 2. Very good question. So, force exerted by the engine 40,000 Newton is given. Force of friction exerted by the track 5000 is given. So, as the force of friction always act of opposite direction, so net accelerating force of engine will be 40,000 minus 5,000 35,000 न्यूटन. तो इसके वजह से ही एक्सीलरेशन हो रहा है क्योंकि 5,000 तो वेस्ट है फ्रिक्शन के लिए. तो टोटल जो फोर्स है इंजन का वो तो 5,000 खा जा रहा है, तो उसको माइनस कर देंगे. तो 35,000 न्यूटन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एक्सीलरेशन. नाउ mass of 5 wagon will be 2000 into 5 10,000 kg. So force will be F is equal to ma, 35,000 force, m is equal to 10,000 a into a. So from that relation we can calculate acceleration, that is 3.5 meter per second square. Now force of one wagon on wagon 2 F is equal to ma. तो इसमें मास क्या हो जाएगा 8,000 1 on 2 and acceleration तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया 3.5. So that will be 28,000 Newton. So that much is our NCERT based problem. Hope this problem solving helped you lots, and some questions are still left. So we think we should complete that in this class only. Okay. So this is question number 16. An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? So mass is given, m is equal to 1500 kg, acceleration is given minus 1.7 meter per second. So force we can calculate, F is equal to ma, so F will be minus 2550 Newton, and negative sign means the force is acting the direction opposite to the direction of the motion of the vehicle. Now the next question, what is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? It should be mv, mass into velocity. The correct answer will be D. Now using the horizontal force of 200 Newton, we initiate to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? In order to move the cabinet with a constant velocity, the net force acting on it should be 0, such that the force are balanced. This is possible only if the frictional force is 200 Newton, because आपने 200 Newton force अप्लाई कर रहे हो, तो फ्रिक्शन भी अगर 200 न्यूटन हो तो फिर जाके ये बैलेंस हो सकता है, in direction opposite to the direction of the motion of cabinet. Now two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? So let the object be A and B moving from an opposite direction in a same straight line, and momentum of A is equal to mv, that is 3.75 kg. Also momentum of B, that is m into minus b, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से. पिछला जितना भी मैथ था हमने किए कि सेम डायरेक्शन से जा रहा था, अभी रिवर्स डायरेक्शन से, दैट इज वाई इसका वेलोसिटी को हमने माइनस पकड़ लिया. तो ये आ गया माइनस 3.75 kg मीटर पर सेकेंड.
If v is the velocity of the object after collision, then the combined momentum after collision 3, क्यों 3? क्योंकि ये का मास 1.5 एंड बी का मास 1.5 मिला के 3, दोनों एक साथ चिपक के फिर जा रहा है तो मास तो दोनों का ऐड हो जाएगा 3 एंड वेलोसिटी पकड़ा हमने v. So using law of conservation of momentum, combined momentum of a AB is equal to momentum of A plus momentum of B. So 3 into V, 3.75 minus 3.75 is equal to 0. So velocity will be 0. It proved that ये चिपक जाएगा तो उधर ही रुक जाएगा, ये कहीं पे हिलेगा नहीं. Now the question, according to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justify this by answering that the two opposite and equal force cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. The logic of the boy is completely wrong because the truck is going to move only due to the unbalanced force which is produced when the boy pushes the earth with his feet in the backward direction. However, this force produced by the reaction of earth is insufficient to overcome the force of friction offered by the wheel of the truck and hence it does not move. So that will be the correct answer. Now go for another math. A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is stuck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by hockey stick. चलो, मास ऑफ बॉल इज गिवन 200 ग्राम, तो उसको हमने SI यूनिट kg में कन्वर्ट कर लिया 0.2 kg. इनिशियल वेलोसिटी u 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल u2 minus 5 मीटर पर सेकेंड. So negative sign denoted the ball is moving in opposite direction. So initial momentum mu is equal to 0.2 into 10, that is 2 Newton meter per second, and final momentum of ball 0.2 into minus 5, that is 1. So the change of momentum, final momentum minus initial momentum minus 1 minus 2 is equal to minus 3. Now come to the next math, that is a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. So mass of bullet M is 10 gram, that is 0.01 kg. Now initial velocity of the bullet is 150 meter per second. Final velocity v is equal to 0. Time taken 0.03 seconds. So all are given. Acceleration we have to calculate. If acceleration is calculated, then force will be automatically calculated क्योंकि mass तो given है. Distance penetrated by the bullet also calculate करना है. तो v is equal to u plus 80, v is equal to 0, u is equal to given. ए हमको निकालना है, टाइम दिया हुआ है, तो इधर से हम कैलकुलेट करके ए को हमको मिल गया माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ एस निकाल लेते हैं क्योंकि ए हमको मिल गया. तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस एफ टी स्क्वायर. यू का वैल्यू 150 है, टाइम 0.03 सेकेंड है, हाफ इंटू एक्सीलरेशन हमको मिल गया 5000 माइनस 5000 एंड टाइम इज 0.03 सेकेंड्स को होल स्क्वायर करने के बाद डिस्टेंस हमको मिल गया 2.25 मीटर. नाउ एफ इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन गिवन, mass is given, so it minus 50 Newton. So negative sign denotes that wooden block exert force in the direction opposite to the direction of motion of the bullet. So and how much is left?
Still lots of questions are left. So, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and stick to stationary wooden block of mass 5 kg. When they both move up together in the same straight line, calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. So force of object m is equal to 1 kg, u1 is given 10 meter per second initial velocity. फॉर वुडन ब्लॉक का मास 5 kg है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो तो रेस्ट में था. तो मोमेंटम बिफोर कॉल्यूशन m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी 10 kg मीटर पर सेकेंड. नाउ मास आफ्टर कॉल्यूशन m1 m2 दोनों स्टिक हो गया, तो उसका मास आ गया 6 kg. लेट बी उसका वेलोसिटी v. मोमेंटम आफ्टर कॉल्यूशन 6 into v. Using the law of conservation of momentum after collision is equal to momentum before collision. So 6v is equal to 10. So v automatically we get 1.67 meter per second. Now come to the 24. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object after find the magnitude of force exerted on the object. So mass है 100 kg, initial velocity given, final velocity given, time is given. So initial momentum we calculate 100 into 5, 500 Newton. Final momentum mv 100 into 8, 800 Newton. So force is equal to change of momentum by time. Rate of change of momentum also force. So 800 minus 500 by 6, 300 by 6 is equal to 50 न्यूटन. सो देखो ये तो क्वेश्चंस है, तो मैं ये वाला पेज भी करवा देता हूँ. द 26 हाउ मच मोमेंटम विल बॉम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ it falls from a height 80 centimeter and does not rebound. Take the downward acceleration to be 10 meter per second. तो चलो मास गिवन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस गिवन, एक्सीलरेशन गिवन. क्या चाहिए और v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2us. सो v स्क्वायर निकलना है, u तो 0 है, तो ऑटोमेटिकली v 4 मीटर पर सेकेंड आ गया. सो ये है हमारा मैथ. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी इधर डिस्टेंस इन मीटर टाइम गिवन ए टेबल है, तो इसको हम ऐसे सजा के एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2s/t² दे के हम इसको बना सकते हैं. तो बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया हमारा क्लास, 40 मिनट प्लस हो गया. अगर इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आपको रहता है, चलो इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये तो टेबल बेस है. द फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल फॉर ए ऑब्जेक्ट इन मोशन. 0 सेकेंड में 0, 1 सेकेंड में 1, 2 सेकेंड में 8. तो व्हाट द कंडीशन कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन डिस्टेंस इज गिवन, टाइम इज गिवन, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 2s/t². सो 0 तो ये कैलकुलेशन करके ऐसे डेटा आ जाएगा. तो फ्रॉम द अबव टेबल इट इज ऑब्वियस दैट एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज विथ टाइम, दैट इज इट इज मूविंग विद अ वेरिएबल एक्सीलरेशन. तो इतना ही रखते हैं. इसके आगे अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट में ज़रूर उसको पेस्ट करना. मैं उसके लेके एक वीडियो आपको बना के फिर से हम अपलोड करेंगे.